जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि एक वर्दी आपके नाम हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, एक सीट आपका पक्की हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से आर्मी अग्निवीर का पेपर हो रहा है, उसी पैटर्न को देखते हुए आपके लिए ऐसा सवाल तैयार किए हैं, एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में हुबहू यही देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप चाहते हो कि आपका एक सीट पक्की हो जाए, तो आप इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों को रट लोगे, क्योंकि एक एक प्रश्न हुबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्या सही करोगे, यह सवाल आपके पेपर में आएगा। आप क्या ऑप्शन सही करोगे साथियों, बिल्कुल सही करोगे ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है साथियों, फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सीधे आपके पेपर में हुबहू सवाल छपेगा साथियों, आप याद रखोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। आप बिल्कुल सही करोगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है साथियों, जो बंदरगाह है लोथल, वह वर्तमान में भारत के किस राज्य में है साथियों, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप याद रखोगे साथियों, जो यह स्थित है गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। आप क्या करके आओगे, बिल्कुल सही करके आओगे, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है। आप बिल्कुल सही करोगे, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा साथियों, ठीक है ना। आने वाले अगले शिफ्टों के लिए बता देते हैं कि क्या सवाल बनेगा साथियों। सबसे पहले तो यहाँ से सवाल बनेगा, भारत के वर्तमान सीडीएस, तो आप याद रख लीजिए जनरल अनिल चौहान। पूछेगा कि भारत का सबसे पहला सीडीएस कौन था। आप बिल्कुल सही करोगे, जनरल बिपिन रावत। भारत का पहला सीडीएस कौन था साथियों, जनरल बिपिन रावत। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे पहले आपसे सवाल कर रहा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों, जिसे अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। आपके पेपर में पूछेगा, बिल्कुल सही करोगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिससे अब क्या कहा जाता है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। 4 नंबर आपका सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल 4 नंबर का बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। और पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में स्थित है। आपके पेपर में सवाल बनेगा। और आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट करके बता दोगे, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर बता सकूं साथियों, कि इस लेवल के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओगे आपका एग्जाम डेट कब है। चलिए, वंदे मातरम गीत का रचयिता कौन है साथियों, सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप क्या सही करोगे साथियों, ऐसे मैं भी आपको कई बार करवा चुका था और यह आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, वंदे मातरम गीत का रचयिता आपके हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करके आओगे, बिल्कुल सही करके आओगे। अगर मान लो कि आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, तो वहां से बन सकता है, जन गण मन के रचयिता कौन है, जन गण मन के रचयिता कौन है साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप बिल्कुल सही करोगे, जन गण मन के रचयिता कौन है साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। चलो,
आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है साथियों? शुक्र। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा साथियों? बुध हो जाएगा। लाल या गुलाबी ग्रह किसको कहेंगे? मंगल को कहेंगे। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसको कहेंगे? बृहस्पति को कहेंगे। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों, ठीक है ना। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? और अस्पृश्यता कहने का मतलब है साथियों छुआछूत से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। यहाँ से एक सवाल फिक्स है, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे। अनुच्छेद आपका हो जाएगा 17। आप याद रखोगे अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है साथियों? अनुच्छेद 17। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? आप बिल्कुल सही करोगे। हीराकुंड जो बांध है साथियों, वह किस नदी पर निर्मित है? आप बिल्कुल सही करोगे, महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, महानदी पर। किस नदी पर है साथियों? महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलो, आपका 9 नंबर सवाल है साथियों, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था? आप बिल्कुल सही करोगे। पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है वह किसके किसके बीच लड़ा गया था साथियों? बिल्कुल आप कमेंट करोगे। यह जो लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में किया गया था। आप याद रखोगे, ठीक है ना। कब किया गया था? 1761 में। अगर प्रथम पूछेगा साथियों तो याद रखोगे 1526 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एक बार कमेंट करके आप लोग बताओगे आपका एग्जाम डेट कब है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर बता सकूं साथियों, ठीक है। और साथ में आप लोग चैनल को क्या कर लोगे? सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि जो भी क्लास आपको देंगे वो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो चैनल को आप लोग क्या कर लो? एक बार सब्सक्राइब कर लो। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। श्वेत क्रांति का जनक हम लोग किनको कहेंगे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल छपेगा साथियों। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। चलो, आपका 11 नंबर सवाल है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। बिहू आपका कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? असम का। बिहू कहाँ का हो जाएगा साथियों? असम का। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। केरल का क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। आप याद रखोगे। पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। चलो, राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? 6 वर्षों का होता है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 13 नंबर आपका सवाल है, थार मरुस्थल का मुख्य भाग भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? आप सवाल के जवाब दोगे। थार मरुस्थल का जो मुख्य भाग है भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, थार मरुस्थल कहाँ में है? आप बिल्कुल सही करोगे, राजस्थान। कहाँ में सही करोगे? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, आप याद रखोगे। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल छपेगा साथियों।
चलो 15 नंबर आपका सवाल है साथियों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी। आप क्या करके आओगे साथियों? बिल्कुल सही करके आओगे। अपने पेपर में यह सवाल हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, एक बार बोल तो रहे, आप लोग कमेंट करके बता दोगे, ठीक है ना। और भी पूछेगा कि उनका जन्म कहाँ में हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, ठीक है साथियों, याद रखोगे। और उनका मृत्यु कहाँ में हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, किस देश को उगते हुए सूरज का भूमि भी कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे। उगते हुए सूरज का देश किससे कहा जाता है साथियों? जापान को। किससे कहा जाता है? जापान को। आप बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करके आओगे? बिल्कुल सही करके आओगे। जापान को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उगते हुए सूरज का भूमि कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे। चलो आपका 17 नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होता है? आप बिल्कुल सही करोगे। अगर राष्ट्रपति आपको बनना है तो आपका उम्र कितना होना चाहिए साथियों? बिल्कुल सही करोगे, 35 ईयर्स। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, आप याद रखोगे। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है तो आपका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए साथियों, आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपका अगला सवाल है साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत का खोज पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के खोज पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों, ठीक है ना, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे, करंट अफेयर्स के सवाल हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, नीरज चोपड़ा। क्या सही करोगे? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे। आपका 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा की बात करेगा साथियों तो आप याद रखोगे, सबसे बड़ा आपका राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और सबसे छोटा की बात करेंगे साथियों तो सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा? गोवा। सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा साथियों? गोवा। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनता है हूबहू, यह सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं साइंस की ओर। अब 15 में से बताओगे, 20 में से बताओगे आपने कितना प्रश्न सही किया। चलो एक टारगेट लेकर चलना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका एग्जाम डेट आगे है, ठीक है ना, 10 से लेकर 15 जून के बीच में कभी भी एग्जाम है तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। चलो कार्य और ऊर्जा का इस कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करके आओगे? बिल्कुल सही करके आओगे। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? जूल होता है। और भी यहाँ पर दो तीन सवाल आप याद रखोगे। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? दाब का एसआई मात्रक आपका होता है पास्कल, आप याद रखोगे। बल का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, आप याद रखोगे। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? आप कमेंट करके बताओगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है साथियों? यकृत। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल छपेगा। गाड़ियों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही
सही करोगे। गाड़ियों के अगर आपको पीछे देखना है तो किस दर्पण का प्रयोग करोगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आप याद रखना, हूबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 4 नंबर सवाल देखोगे। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? आपको बिल्कुल सही जवाब देना है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है साथियों? आप याद रखोगे इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है और सूत्र आपका N2O होता है। आप याद रखोगे इसका सूत्र आपका क्या हो जाएगा? N2O हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। आप याद रखना। अगर यहाँ पर ब्लड की बात करेगा 7.4। चलो तो 6 नंबर आपका साइंस का सवाल है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आप बिल्कुल सही करोगे। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? याद रखोगे अमीटर। विद्युत धारा का मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? अमीटर। आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? तो आप याद रखोगे, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 9 नंबर सवाल है, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस कौन सा है साथियों? आप याद रखोगे नाइट्रोजन। क्या याद रखोगे? नाइट्रोजन 78%। कितना होगा साथियों? 78% आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। 10 नंबर आपका सवाल है साथियों, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपको बिल्कुल सही करना है साथियों, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आप बिल्कुल सही करके आओगे, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। अगर हम बी की बात करें साथियों तो बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से आपका क्या होता है? रिकेटस। आप याद रखोगे। चलिएगा, आपका अगला सवाल है साथियों, 18 नंबर सवाल है, धावनी की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, धावनी की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? आप याद रखोगे ठोस। ठोस या स्टील। ठीक है, ठोस स्टील आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। ठोस में सबसे ज्यादा किस में होगा? तो स्टील और लोहा में। आप याद रखना। आपका 12 नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। एलपीजी में जो गैस भरा जाता है वह भरा जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। एलपीजी सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सा गैस भरी होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 13 नंबर आपका सवाल है, आत्महत्या का थैली कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? आप याद रखोगे, आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है साथियों? आप याद रखोगे लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। आत्महत्या का थैली किन्हें कहा जाता है? लाइसोसोम को। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलो, आपका 14 नंबर सवाल है साथियों, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? आप बिल्कुल सही करोगे, लाल हरा नीला। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होगा? लाल हरा नीला। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। आपका 15 नंबर सवाल है साथियों,
चेचक के टीके का खोज किसने किया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, चेचक के टीके का खोज किसने किया था साथियों? एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चेचक के टीके का खोज किसने किया था साथियों? एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं मैथ की ओर, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा लोगे, ताकि जो भी नए क्लास आपको दे आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि किसी संख्या का 20% भाग 80 है तो वह संख्या क्या होगा साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा, यदि कोई संख्या है, मान लो कि वह संख्या x है, उसका 20%, तो 20 बटा आपका कितना कर देंगे साथियों? 100। अब बराबर में कितना है? 80, तो 20 से 100 100 कितना बार में? 5 बार में। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है कि एक वस्तु को 450 रुपया में खरीदने पर 500 रुपया में बेच दिया जाता है, उसका लाभ प्रतिशत आप बताओ, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, यदि एक वस्तु है उसको 450 रुपया में खरीदने पर 500 रुपया में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत। सबसे पहले लाभ यहां से निकालेंगे तो 50 रुपया लाभ होगा, आपको भी क्लियर पता है। तो लाभ प्रतिशत हो रहा फॉर्मूला लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ आपका 50 हुआ साथियों, 100 आपका प्रतिशत का होता है, बटा में क्रय मूल्य आपका कितना है? 450 रुपया। इस प्रकार से करेंगे साथियों तो 50 से 450 कटेगा 9 बार में, 100 में 9 से भागा दीजिएगा तो 11.1111 कुछ कुछ आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलो 3 नंबर आपका सवाल है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब शुरुआत से 1 2 3 4 5, इसका औसत निकाला है तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, अब बट्टा में जितना संख्या रहेगा उतना। 2 1 कितना होगा? 3 3 3 कितना होगा? 6 6 और 4 कितना होगा? 10 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 15 बटा आपका कितना हो जाएगा साथियों? 5 15 से 5 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। ये हम सॉल्व करना आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आप बनाकर कमेंट में बताओगे इसका राइट आंसर। ऐसे हम आंसर आपको बता सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। 4 दूनी 8, यहाँ पर सबसे पहले 8 आएगा, फिर चलती आई 12 8 12 15 वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्टेड होगा, ठीक है। ऐसे बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए सॉल्व करके उसको बताना पड़ेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा की लंबाई क्या होगा साथियों? चलिए ये आपका ये है 144 सेंटीमीटर, इसका भुजा क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो एक भुजा ज्ञात करेंगे तो रूट अंदर क्षेत्रफल स्क्वायर, रूट अंदर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल स्क्वायर माने 144, रूट अंदर 144, तो 44 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा? 12 मीटर, ठीक है साथियों। चलो 6 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। 5% वार्षिक दर से 2000 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज और फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन आपका कितना हो जाएगा साथियों? 2000। मूलधन आपका कितना हो जाएगा? 2000। समय आपका कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। दर आपका कितना हो जाएगा? 5। बट्टा में आपका कितना हो जाएगा? 100। डबल जीरो से डबल जीरो हम लोग काटेंगे साथियों, 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। 60 पचे कितना हो जाएगा? 300 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। चलो यदि एक आदमी किसी काम को 15 दिनों में, वैसे वैसे सवाल रहेगा, हम शॉर्ट में आपको बताते हैं 15। देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको 15 लिखना है साथियों, फिर गुना में 20 जो रहेगा उसको पहले गुना में, बट्टा में 10। 10 से 20 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 15 में 2 से गुना होगा तो 30। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। एक मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, वह 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा साथियों, ठीक है ना। आप सभी बता सकते हैं 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल। चलो 12 गुने 15 प्लस में 24 भागा 4 माइनस में 10, तो 12 25 60 प्लस 24 में 4 से भागा 10, इस प्रकार से होगा साथियों। यहाँ पर 1 मिनट माइनस, यहाँ पर -10, तो यहाँ पर 60 कितना? 64। 64 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 54। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा साथियों? एक वृत्त की त्रिज्या आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। उसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 गुना में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या 7 गुना 7, तो 7 से 7 खत्म, तो 22 गुना 7 करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।